वी आर गोइंग टू बीट द देम। हम उन पर जोरदार हमला करने वाले हैं क्योंकि अब हमले की बारी हमारी है। भड़के ट्रंप यूं ही गाली गलौज पर नहीं उतर आए हैं, बल्कि हालात ही कुछ ऐसे बन गए हैं। ट्रंप जितनी तेजी से ईरान से बोरिया बिस्तर समेटना चाहते हैं, उससे भी ज़्यादा तेजी से ये जंग फैलती जा रही है। लपेटे में वो देश भी आ रहे हैं जो अब तक इससे बचे हुए थे। ड्रोन मिडिल ईस्ट को पार करके अब अफ्रीका के मुहाने तक पहुंच गए हैं। फंसा हुआ सऊदी अरब भी है। दूसरी तरफ ईरान का कॉन्फिडेंस उसके बदले हुए तेवर की शक्ल में बाहर आ रहा है। उसे तोड़ने के लिए ट्रंप के सिपहसालार चक्रव्यूह बना रहे हैं, लेकिन डर है कि कहीं अमेरिका खुद ही इसमें ना फंस जाए। तो क्या अब ईरान जंग सऊदी अरब, इराक, मिस्र और पाकिस्तान तक भी पहुंच रही है? क्या ट्रंप भी अब ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करने वाले हैं, या सुलह की अब भी कोई गुंजाइश बाकी है? नमस्ते, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 29 जुलाई को पहली बार सऊदी अरब ने खुले तौर पर कोई हमला किया था। अब इस जंग की आंच अफ्रीका के कोने पर मौजूद मिस्र तक पहुंच गई है। मिस्र के दमियाता पोर्ट पर हमला हुआ है, जिससे 2 जहाज़ों पर आग लग गई। इनमें से एक जहाज़ अमेरिका का था, जिसमें नेचुरल गैस स्टोर की जाती है। फिलहाल दोनों जहाज़ों को पोर्ट से दूर खड़ा कर दिया गया है। दमियाता का पोर्ट इजिप्ट के सबसे बड़े और अहम पोर्ट्स में से एक माना जाता है। नक्शे पर देखिए, दमियाता पोर्ट मिस्र के उत्तर पूर्व में मेडिटेरेनियन सी के किनारे मौजूद है। यहाँ से राजधानी काहिरा लगभग 200 किलोमीटर दूर है। वहीं ईरान से ये लगभग 1600 किलोमीटर दूर है। इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन इसलिए भी अहम है क्योंकि ये स्विस कैनाल के ठीक पास में मौजूद है, जहाँ से यूरोप और एशिया तक के लिए माल जाता है। इस पोर्ट पर एलएनजी गैस भी स्टोर और एक्सपोर्ट की जाती है। फिलहाल ये कंफर्म नहीं हुआ है कि दमियाता पोर्ट में जहाज़ों पर हमला किसने और क्यों किया। इतना ज़रूर पता चला है कि ये एक ड्रोन हमला था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को पूरा भरोसा है कि हमला ईरान ने ही किया था। उन्होंने कहा कि ये अटैक भी पहले जैसा ही है और अब हम ईरान पर जोरदार हमला करेंगे क्योंकि इस बार हमले की बारी हमारी है। ट्रंप की धमकी का असर भी दिखने लगा है। अमेरिका ने 29 जुलाई की रात एक साथ ईरान के कई शहरों पर मिसाइलें बरसाईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, किश, केशम आइलैंड समेत कई शहरों में धमाके हुए हैं। दावा है कि केशमा आइलैंड में एक रिहायशी इमारत पर हमला हुआ है, जिसमें 3 लोग मारे गए हैं। मारे जाने वालों में एक छोटी बच्ची भी शामिल है। हमले के बाद की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें मलबे के बीच फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका का ये हमला इसलिए ज़्यादा ध्यान खींचता है क्योंकि अब तक अमेरिका लगातार ये दावा करता आया है कि वो सिर्फ मिलिट्री साइट्स पर हमला करता है। उसका टारगेट ईरान की हमला करने की क्षमता को कमज़ोर करना है, लेकिन इस बार उसकी मिसाइलें रिहायशी इलाके में आकर गिरी हैं। केशमा आइलैंड की बात करें तो ये द्वीप ईरान के शहर बंदर अब्बास के ठीक नीचे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एकदम मुहाने पर पड़ता है। ईरान यहाँ से हॉर्मुज के ट्रैफिक पर नजर रखता है और जरूरत पड़ने पर जहाजों पर हमले भी करता है और पहले भी करता आया है। अमेरिका का लक्ष्य ईरान की इसी हमला करने की क्षमता को कमजोर करना है। इससे पहले करीब 15 दिन लगातार एक दूसरे पर बम बरसाने के बाद 25 जुलाई को अमेरिका और ईरान ने हमला रोक दिया था। ट्रंप ने कहा था कि वो बातचीत को मौका देना चाहते हैं, लेकिन अब एक बार फिर से दोनों देशों के अटैक्स शुरू हो गए हैं। अमेरिका का दावा है कि इस बार हमलों की शुरुआत उसने नहीं बल्कि ईरान ने की थी, जब उसने 28 जुलाई को जॉर्डन में अमेरिकी मिलिट्री साइट्स पर सरप्राइज अटैक किया था। जानकारों का मानना है कि अगर ये दावा सच है तो ये ईरान की रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव है। अब तक ईरान केवल अमेरिका के हमलों का जवाब देता आया है। अब अगर ईरान अपनी तरफ से हमलों की शुरुआत कर रहा है, इसका मतलब है कि वो जंग बढ़ाने और अमेरिका के जवाबी हमलों का रिस्क लेने से हिचक नहीं रहा है। यानी ईरान के नज़रिए में कुछ बुनियादी बदलाव आया है। फोकस ईरान के हमले की टाइमिंग पर भी किया जा रहा है। ईरान ने 28 जुलाई को ठीक उस वक्त हमला किया था जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की थी। इस दौरान नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पिकेक्स माउंटेन पर भी ब्रीफ किया था। नेतन्याहू ने कहा था कि ये सबसे अच्छी बातचीतों में से एक थी। माना जा रहा है कि यह हमला नेतन्याहू की यात्रा से जुड़ा एक संकेत भी हो सकता है, ये बताने के लिए कि ईरान अब किसी भी खतरे का अंदेशा मिलने पर भी हमला कर सकता है, यानी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है। मिस्र पर हमले को भी ईरान की इसी नई अप्रोच से जोड़कर देखा जा रहा है।
भले ही यह भी कंफर्म नहीं हुआ है कि दमियाता पोर्ट पर हमला ईरान या उसके किसी प्रॉक्सी गुट ने किया है, लेकिन अंदेशा पूरी तरह से यही है। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 ईरानियों के हवालों से ये बात की कि हमले का मकसद ये दिखाना था कि अगर ईरान चाहे तो ग्लोबल शिपिंग और एनर्जी सप्लाई में और बड़ी रुकावट पैदा कर सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि दमियाता पोर्ट ईरान के करीब 1600 किलोमीटर दूर है, यानी अगर हमला ईरान ने किया तो ये उसकी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का अब तक का सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण होगा। अगर ईरान ने हमला किया है तो वो इससे क्या मैसेज देना चाहता है? क्या जंग को लेकर अब उसकी स्ट्रैटेजी और आक्रामक हो गई है? क्या जंग अब मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों तक भी फैल रही है? हमने जानकारों से बात की। ऐसा लग रहा है कि जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। पहले अभी हमने देखा कि 2-3 दिन पहले यमन में थोड़ा झगड़ा हुआ, सऊदी अरेबिया और हुथीज के बीच में जो एक झड़प चल रही थी, वो सीज फायर खत्म हो गया, जो 4 साल से सीज फायर चल रहा था। और वहां पे अब एक तरह से देखें तो सिविल वॉर फिर से रिवाइव हो गया है और सऊदी अरेबिया उसमें इन्वॉल्व है। और हुथीज ने भी कहा है कि वो रेड सी पे, बाबल मंदब पे स्पेशली, वो सऊदी शिप्स को वहां से नहीं जाने देंगे। तो एक वहां एक नया फ्रंट मैं कहूंगा कि खुल चुका है। दूसरा हमने देखा कि यूएस और सऊदी अरेबिया ने रिस्पॉन्ड किया था। इराक से कुछ ड्रोन्स और चीजें सऊदी पे डाली गई थी। तो उसके रिस्पॉन्स में जो वहां की मिलिशिया है, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट, पीएमएफ, जिसे हम वहां इराक में हश्द अल शाबी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ईरान से अलाइंड है। तो उनके ठिकानों पे हमला किया था। उसमें उन्होंने स्टेटमेंट में बताया है कि काफी सारे उनके सोल्जर्स या उनके जो लड़ाकू हैं, उनकी जाने गई हैं। और फिर जॉर्डन पे भी ईरान ने हमला किया। और अब हम देख रहे हैं कि इजिप्ट पे अभी खबर आ रही है कि वो ईरान ने हमला किया है। हालांकि इजिप्ट पे हमले की बात अभी तक बिल्कुल कंप्लीटली किसी ने उनको उसको ओन नहीं किया है, किसी ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया है कि उन्होंने किया है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ईरान ने ही किया होगा या ईरान अलाइड मिलिशिया ने ही किया होगा। इसमें एक जो स्ट्रेंज बात है या जो नोट करने वाली बात है वो ये कि इजिप्ट में कोई भी यूएस मिलिट्री बेस नहीं है, कोई परमानेंट बेस नहीं है। इराक में है, जॉर्डन में है, गल्फ कंट्रीज में है, बट इजिप्ट यूएस का अलाई है, लेकिन वहां कोई परमानेंट बेस नहीं है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है वो एक्सपैंड कर रहा है अपनी वॉरफेयर को। 3 मेन स्ट्रेटेजिक जो चोक पॉइंट्स हैं मध्यपूर्व में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑलरेडी काफी बुरी तरह अफेक्टेड है, तो बाबल मंदब और फिर सुएज कैनाल, ये तीनों जो स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स हैं या शिपिंग वाटरवेज हैं, उनको अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से काफी, एक तो जंग का दायरा बढ़ सकता है और ईरान के लिए भी एक और बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, क्योंकि इससे ये भी होगा कि जो भी देश अभी तक पूरी तरह से यूएस के साथ, इजराइल के साथ नहीं जुड़े हैं जंग में ईरान के खिलाफ, जैसे कि इजिप्ट, जैसे कि सऊदी अरेबिया, वो लोग भी फोर्स किया जाएगा, उनको उनको भी कंपल्जन हो जाएगा कि वो ईरान के खिलाफ जुड़ जाए। तो मुझे लगता है कि ये काफी सेंसिटिव और काफी प्रॉब्लमेटिक जोन में, स्टेज में पहुंच रहा है ये जंग। अब आते हैं सऊदी अरब पर। 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद से सऊदी ने अब तक अपने ऊपर हुए हमलों के बावजूद जंग से दूरी बना रखी थी, लेकिन 29 जुलाई को उसने पहली बार सीधे तौर पर अमेरिका के साथ मिलकर इराक में मौजूद ईरान समर्थित लड़ाकों पर हमला किया। हालांकि उसने साफ कहा कि यह हमला उसके तेल ठिकानों पर अटैक का जवाब था, ये एक लिमिटेड स्ट्राइक थी। यानी सऊदी अरब संकेत दे रहा है कि वो जंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहता और न ही ईरान युद्ध में एक पार्टी बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए रास्ता इतना आसान नहीं है। जानकारों का मानना है कि सऊदी इस वक्त कशमकश में फंसा हुआ है। एक तरफ हूती विद्रोही हैं जो लाल सागर में उसके जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कथित तौर पर ईरान की प्रॉक्सी गुट उसके तेल से जुड़े ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, जैसा सऊदी ने दावा किया है। इससे सऊदी की एक्सपोर्ट इकोनॉमी और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा खतरा पैदा हो गया है। लेकिन अगर सऊदी इन हमलों का सीधा जवाब देता है तो वो एक बड़ी जंग में फंस सकता है। इससे उसकी इकोनॉमी और खतरे में आ जाएगी। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ड्रीम प्रोजेक्ट विजन 2030 भी संकट में आ सकता है। असल में बिन सलमान चाहते हैं कि वो तेल की कमाई से निर्भरता हटाएं और देश में नई मॉडर्न इंडस्ट्रीज खड़ी करें, विदेशी निवेश लाएं, डेटा सेंटर जैसे एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएं और कुल मिलाकर सऊदी को एक मॉडर्न इकोनॉमी बनाएं।
लेकिन जंग में फंसे तो ये सब कुछ पीछे रह जाएगा। पर सवाल ये भी है कि सऊदी कब तक चुप बैठेगा और हमला सहता रहेगा। अगर सऊदी अरब हमला करना शुरू करता है तो मुसीबत सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बढ़ जाएगी। उसकी गति सांप छुछुंदर की हो जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच अब तक शांति दूत बने पाकिस्तान का सऊदी के साथ एक डिफेंस पैक्ट है। इसके तहत किसी भी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और दोनों मिलकर ही इसका जवाब देंगे। यानी ये डिफेंस पैक्ट बिल्कुल नेटो जैसा डिफेंस पैक्ट है। पिछली बार जब पाकिस्तान ने पीस डील करवाई थी तब सऊदी अरब भी उसकी एक वजह था। उसे डर था कि कहीं सऊदी भी जंग में ना खिंच जाए। लेकिन जंग बढ़ाने का कश्मकश सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान नहीं बल्कि ट्रंप के लिए भी है। एक दिन वो हमले रोककर ईरान से बातचीत करने का ऐलान करते हैं, दूसरे ही दिन बड़े हमले की धमकी देने लगते हैं। अब खबर है कि ट्रंप की मेज पर एक खाका भी रखा गया है। खाका इस चीज का है कि 2 हफ्तों में ईरान को घुटनों पर कैसे लाया जाए, बस देर उनकी हामी भरने की है। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ एडमिरल ब्रैड कूपर ने ट्रंप के सामने ईरान में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का प्लान रखा है। प्लान के तहत 10 से 14 दिनों तक ईरान पर बड़े हवाई हमले किए जाएंगे, जिससे उसकी मिलिट्री ताकत नेस्तनाबूद हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने इस प्लान पर विचार जरूर किया है, लेकिन अभी फैसला नहीं कर पाए हैं क्योंकि दूसरी तरफ उन्हें यह भी समझाया जा रहा है कि जंग बढ़ी तो नुकसान अमेरिका का भी होगा। दावा है कि अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि हमला बढ़ाने से अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम और कम हो जाएंगे। पहले ही ये लगातार रिपोर्ट आती आई है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मिलिट्री ताकत कमजोर हो रही है, माने उसके हथियार अब घटते जा रहे हैं, उसकी डिफेंस कैपेबिलिटी घटती जा रही है। इससे पश्चिम एशिया के साथ साथ अन्य जगहों पर मौजूद अमेरिकी बेसेस और सहयोगी देशों की सुरक्षा पर भी असर पड़ेगा। जनरल केन का मानना है कि ईरान के खिलाफ बड़ा कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू करने में फौरी तौर पर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इससे जोखिम जरूर बढ़ जाएगा। ट्रंप के सामने चुनौती मिड टर्म इलेक्शंस की भी है। नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने हैं। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग पहले से ही कम है। पोल्स में लगातार दावा किया जा रहा है कि अधिकांश अमेरिकी नागरिक इस जंग के खिलाफ हैं। ऐसे में अगर ट्रंप ने जंग जारी रखी तो उनके चुनाव हारने का खतरा और बढ़ जाएगा। तो ऐसे में अब ट्रंप क्या करेंगे? अगर उन्होंने हमला करने का फैसला किया तो क्या जंग और बढ़ जाएगी? एक्सपर्ट से जानते हैं। अभी तक ट्रंप नहीं चाहेंगे कि वो एक और वॉर को और बढ़ाएं, क्योंकि ये उनके एक तो उनकी जो रिटॉरिक्स रही है, उनकी जो स्ट्रैटेजी रही है पिछले टर्म में भी और इस टर्म में भी, वो जंग के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने हमेशा से पुराने प्रेसिडेंट्स को इस बात पे क्रिटिसाइज किया है कि वो अमेरिका को जंग की तरफ ले गए, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी खराब हुई। एंड अफगानिस्तान में, इराक में बहुत सारी चीजों को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमेशा से एक बड़ी जंग के खिलाफ रहे हैं, लेकिन ये जंग उन्होंने खुद स्टार्ट की है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो स्ट्राइक्स हैं, स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक्स कहें या फिर लिमिटेड स्ट्राइक्स कहें, वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। वो अमेरिका को उनकी जो गोल्स थी वो बिल्कुल भी वो बहुत ज्यादा उसमें अचीव नहीं कर पाए हैं। दूसरी बात ये कि क्या डिप्लोमेसी, अभी तक डिप्लोमेसी का जो विंडो है वो ओपन है। डिप्लोमेसी का विंडो हमेशा इस तरह की सिचुएशन में ओपन रहता है, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि डिप्लोमेसी की जो विंडो है वो धीरे धीरे श्रिंक कर रही है, कम होती जा रही है। और उसकी वजह सिर्फ यूएस नहीं है, उसकी वजह ईरान में जिस तरह की इंटरनल सिचुएशन बन गई है, जिस तरह से वहां की एक तरह से कहें तो जो ईरानियन पॉलिटिकल जो फ्रेमवर्क है, वहां का जो पॉलिटिकल आइडियाज है, वो ज्यादा से ज्यादा हार्ड लाइन होता जा रहा है। और इसकी वजह से डिप्लोमेसी की जो और उनके अंदर कॉम्प्रोमाइज करने की या फ्लेक्सिबिलिटी शो करने की एक तरह से हम देख रहे हैं कि कम होता जा रहा है। तो इसकी वजह से जो है डिप्लोमेसी कम होती के लिए विंडो जो है वो कम होता जा रहा है। ट्रंप के लिए बहुत लिमिटेड चांसेस हैं कि क्या किया जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द या तो ट्रंप और ज्यादा इंटेंसिफाई करेंगे स्ट्राइक्स को, या फिर किसी तरह की जमीनी कार्रवाई या बड़ी नई मिलिट्री ऑपरेशन की अनाउंस करेंगे, ताकि वो जल्द से जल्द अपनी कुछ अचीवमेंट अचीव कर सकें और उसको शो कर सकें। क्योंकि फिर एक बार जो मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ बढ़ेगा तो उससे ट्रंप को काफी नुकसान हो सकता है यूएस में, अगर जंग जारी रही और उसकी जो इकोनॉमिक
इम्पैक्ट है, जो उसकी स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट है, वो कंटिन्यू रही। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। भारत ने अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को पाकिस्तानी कश्मीर कहे जाने पर आपत्ति जताई है। भारत ने शब्दावली यानी पाकिस्तानी कश्मीर को गुमराह करने वाला और तथ्यात्मक तौर पर गलत बताया। भारत ने कहा कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश पहले भी, आज भी और हमेशा भारत के हिस्से रहेंगे। अमेरिका में मौजूद भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर लिखा, पाकिस्तान कश्मीर जैसा कोई क्षेत्र है ही नहीं, केवल पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके है। भारतीय दूतावास ने न्यूयॉर्क टाइम्स के चॉइस ऑफ वर्ड्स को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वो इन भारतीय क्षेत्रों के कुछ हिस्सों पर गैर कानूनी कब्जा बनाए हुए है और वहां रहने वाले लोगों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करता है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब द न्यूयॉर्क टाइम्स ने पीओके में हुई झड़पों और वहां चल रहे चुनावों पर एक रिपोर्ट छापी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि पीओके में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जेएएसी के प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पूरे मीरपुर में हिंसा होने लगी। अखबार ने यह भी लिखा कि हालिया प्रदर्शनों में कम से कम 2 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई है। साथ ही ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की उस मांग का भी जिक्र किया गया जिसमें हिंसा की स्वतंत्र जांच कराने की बात कही गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पिछले कई हफ्तों से जारी अशांति में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। इसी वजह से पीओके में स्थानीय चुनाव भी प्रभावित हुए हैं। दूसरी खबर, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि 30 जुलाई तड़के देश के पूर्वी हिस्से में एक संदिग्ध चीज गिरी। आशंका है कि ये रूस की एक मिसाइल थी। ये वस्तु पूर्वी पोलैंड के टारनावा कोलोनिया गांव के पास एक खेत में गिरी, जिससे जमीन में करीब 10 मीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। ये इलाका यूक्रेन की सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। घटना उस समय हुई जब रूस यूक्रेन के लवीव शहर पर हमला कर रहा था। पोलैंड की सेना के मुताबिक उसने 30 जुलाई की सुबह करीब 3:40 पर इस संदिग्ध चीज को अपने रडार पर देखा। इसके बाद उसे रोकने के लिए तुरंत एक F-16 लड़ाकू विमान भेजा गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो ऑब्जेक्ट रडार से गायब हो गई। इसके बाद छानबीन के लिए सैन्य हेलीकॉप्टर भी भेजे गए। घटना के बाद बुलाई गई एक विशेष बैठक में प्रधानमंत्री टस्क ने कहा, फिलहाल सभी संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये रूस की KH-101 मिसाइल थी, लेकिन हम 100% निश्चित होना चाहते हैं कि ये कैसी मिसाइल थी और इसे किसने दागा। टस्क ने बताया कि घटनास्थल पर पहुंचने से पहले उन्होंने कई यूरोपीय नेताओं से भी बात की थी। घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। गौरतलब है कि फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक रूस के कई ड्रोन्स, कम से कम एक बिना विस्फोट वाली मिसाइल पोलैंड की सीमा में गिर चुकी है। इस तरह की सबसे चर्चित घटना नवंबर 2022 में हुई थी, जब यूक्रेन सीमा के पास एक मिसाइल गिरने से 2 पोलिश किसानों की मौत हो गई थी। बाद में जांच में पाया गया था कि वो मिसाइल रूस की नहीं बल्कि यूक्रेन की एयर डिफेंस मिसाइल थी, जो रास्ता भटककर पोलैंड में गिर गई थी। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दिल लैंड टॉक। शुक्रिया, शुभ रात्रि।